तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड के बारे में आप लोग काफी बातें पहले से जानते हो। उन काफी बातों में से कई सारी बातें हैं, जैसे कि सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है, राइट। कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, लो होती है, राइट। कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, लो होती है। रिजिड होता है कि नहीं होता है सॉलिड, काफी ज्यादा रिजिड होता है, मालूम है आप लोगों को कि ये रिजिड होता है। शेप कैसी होती है इसकी, शेप शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप बोलो एंड यार। वॉल्यूम। डेफिनेट होती है सर। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम रहती है इसकी, ठीक है। शेप एंड वॉल्यूम कैसी रहती है इसकी, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम रहती है, सब लोगों को मालूम है। तो हाई डेंसिटी हो गई, लो कंप्रेसिबिलिटी हो गई, रिजिडिटी हो गई, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम हो गई, ये सारी बच्चों वाली बातें हैं। ये सब बातें हम लोग किसी जमाने में किया करते थे, ठीक है। तो अब आप आ गए हो 12th क्लास के अंदर, तो सॉलिड के आपको सबसे पहले टाइप्स देखने हैं और धीमे धीमे और भी काफी ज्यादा जानकारी लेनी है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं सॉलिड स्टेट की, तो टाइप्स ऑफ, सर थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का क्या रहता है? वो धीरे धीरे इंटरेक्शंस की बात आएगी। अभी ये थर्मल एनर्जी वाली भी बात आएगी, इसको भी हम हीट करके देखेंगे। बट सबसे पहले मोटा मोटी टाइप देखते हैं, फिर हीट करने पर किसको हीट करेंगे, किसको क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन, और मतलब समझ रहे हो ना। अभी आगे चलेगा तो वो बात आने वाली है। इंटरेक्शंस की बात भी आ जाएगी बीच बीच में, ठीक है। इंटरेक्शंस का अलग से टॉपिक है सॉलिड के अंदर, तो पूरा इंटरेक्शंस के बारे में पूरा अभी आज ही की क्लास में ढंग से बताने वाला हूँ, ठीक है काव्या। तो पहले सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड की चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के सॉलिड होते हैं बेसिकली, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एमोर्फस, ठीक है। अब ये मोटा मोटी कैटेगरी है सॉलिड की, ठीक है। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शेप जो है वो डेफिनेट होती है, डेफिनेट, या फिर आप ये कह लो रेगुलर शेप होती है इसकी, ठीक है ना। आपको एक पैटर्न नजर आएगा, मतलब इसकी शेप में एक पैटर्न नजर आएगा, और यहाँ पे इरेगुलरिटी आती है, इरेगुलर शेप होता है, राइट। साथ साथ लिखना हो तो लिख भी सकते हो। पहला पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है, सबको क्लियर है। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा देखना कि इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये है कि काफी लंबी दूरी तक एक आपको पैटर्न नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, तो इसी तरीके का पैटर्न आपको दूर दूर तक नजर आने वाला है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, फिर से स्क्वायर आ गया, फिर ट्राइंगल आ गया, फिर स्क्वायर आ गया, मतलब ये जो पैटर्न बन रहा है ये इरेगुलर पैटर्न बन रहा है। तो इरेगुलर पैटर्न किसके अंदर होगा, एमोर्फस के अंदर होगा, और रेगुलर पैटर्न किसके अंदर होगा, आप लोगों का बेसिकली क्रिस्टलाइन के अंदर होगा। आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, आ रही है सर। चलो कोई बात नहीं, इस मसले को बाद में सुलझाएंगे। सुनना जरा ध्यान से। तो दो पॉइंट समझ में आ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, अक्सर कभी कभी बात इधर उधर हो जाती है, तो समझ में आ रही है। लंबी दूरी तक एक ही पैटर्न, शॉर्ट दूरी तक एक ही पैटर्न, क्लियर हो रही है बात, बोलो, ठीक है। इसके बाद एक बेसिक पॉइंट है, हो रही है सर। राइट। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, they have sharp melting point and they do not have sharp melting point। sharp melting point का मतलब ये होता है कि मान लो एक सॉलिड है आप लोगों का कोई भी, और वो 500 केल्विन टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 500 केल्विन है, और 500 केल्विन पे आते ही वो मेल्ट हो गया एकदम अचानक से। अब अगर मैं एमोर्फस की बात करूं, इनका शार्प नहीं होता, मतलब इसका एक रेंज है कि ये 300 केल्विन पर थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, और 500 केल्विन तक मेल्ट होता चला जाएगा, धीमे 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 मेल्ट होता चला जाएगा जब तक हाई टेम्परेचर नहीं आ जाता। जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर अगर आप 400 केल्विन पर, क्रिस्टलाइन की बात कर रहा हूं मैं,
400 केल्विन पर अगर आप लोग देखोगे तो वो सॉलिड ही है, ठीक है। इनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, नुकीले होते हैं ये अक्सर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये तीन जो हैं वो बहुत ही आसान से हैं बेसिकली। इसके अंदर एक और चीज आती है, देखो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक और बात करूंगा मैं साथ साथ, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की मैं बात करूंगा। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्या मुझे आप लोगों में से कोई बता सकता है व्हाट इज फ्यूजन? व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन क्या है? मिक्स हो जाना। अच्छा, मिक्स हो जाना, ठीक है भाई। और कुछ? और कुछ? केमिस्ट्री की भाषा में फ्यूजन सॉलिड से सॉर्ट लिक्विड ऑफ का ट्रांसफॉर्मेशन। होमोजेनियस मिक्सचर टाइप। नो 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 नो, सॉलिड से लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्यूजन। तो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आपको बात समझ में आ रही है? दैट इज यस इंथैल्पी सर। ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड, याद रखोगे, ठीक है। तो इसकी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड है, मतलब एक अमाउंट है, इतना हमको पता है, इतना चाहिए, इतना मिल गया, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हियर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नॉट फिक्स्ड, राइट। छोटी छोटी सी बातें मॉड्यूल के अंदर, कुछ अगर बात नहीं भी लिखी हुई तो आप ऐड कर लेना। ये मॉड्यूल सबके पास है, ये देख लो, जिसके पास नहीं है वो मुझको बता देना। ये मॉड्यूल सबके पास है, इसमें मॉड्यूल को आप स्टार्ट से ओपन करके बैठ सकते हो, क्योंकि आज की थ्योरेटिकल क्लास है तो इसी के अंदर ही ऐड ऑन कर सकते हो। मैं ऐड ऑन कुछ करवाऊंगा इसके अंदर, सारे नहीं है। ये पहला पेज है इसका सॉलिड स्टेट चैप्टर का, ठीक है। तो इस पहले पेज में बेसिकली ये जानकारी आपको दे रखी है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लगभग लगभग। तो आप मॉड्यूल साथ लेके बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा वो साथ साथ लिख देना, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्लास है, बहुत ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। अब देखना जरा ध्यान से, देखो भाई, इसके बाद अगर मैं बात कर रहा था आप लोगों से क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की, राइट, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की, तो हम लोग थोड़ी सी बात कर चुके हैं और थोड़ी सी करते हैं अभी आगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल बोलूं आप लोगों को, तो एग्जाम्पल होंगे इसके डायमंड, ठीक है। डायमंड आप लोगों को पता ही है क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं नमक, NaCl, ठीक है। अगर मैं उस साइड पे बात करूं जिसको आप, जो एमोर्फस सॉलिड है, जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको आप घुमा फिरा सकते हो, दैट इज रबड़, ठीक है। तो रबड़ का एग्जाम्पल जो जाएगा वो उसके अंदर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक भी इसके अंदर जा सकता है, ठीक है, प्लास्टिक भी जा सकता है। और ग्लास पे तो क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के, जितने लोग स्कूल में कर चुके हैं ग्लास, ग्लास के 2-4 बेसिक से क्वेश्चन सुने होंगे, और वही मैं आपको कुल मिला के सुनाऊंगा, ठीक है बेसिकली। तो ये सारे के सारे बेसिक बेसिक से एग्जाम्पल है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी डायमंड के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है कि दे आर, ये बात ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन की बात करूंगा तो दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है, एंड दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनआइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी पे। तो एनआइसोट्रोपी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट मींस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, different physical properties when viewed, देखी जाती है जब, from different directions, ठीक है। and the values of physical properties are same when viewed from different directions। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अभी ये लिखना जरूरी था यार पहले, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो एक लाइन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एटसेट्रा आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी होती है,
ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, देखो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि एनाइसोट्रोपी की सबसे पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो एनाइसोट्रोपी की डेफिनेशन ये है कि अगर आप बहुत सारे डायरेक्शन से, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्शन से अपने क्रिस्टलाइन सिस्टम को देख रहे हो, ये क्रिस्टलाइन सिस्टम है इस वाले पोर्शन वाला, तो ये क्रिस्टलाइन सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि मान लो यार ये इस तरीके से ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन में? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एक ऑर्डर है, परफेक्ट ऑर्डर है, राइट, ये एक ऑर्डर है, एक के बाद एक के बाद एक, अपने को मालूम है, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखोगे, ठीक है, आई लगा के, अगर आप यहां से देखोगे, ठीक है, यहां से देखोगे आई लगा के अपनी, और आप यहां से देखोगे अगर आई लगा के, ठीक है, यहां से देखोगे, तो आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नीचे लिखी हुई है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो एंगल बनाते हो आप फिजिक्स के अंदर, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, थर्मल कंडक्टेंस हो गई, तो इधर से देखोगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट अरेंजमेंट में मिलेंगे, ऊपर से देखोगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट में मिलेंगे, साइड से देखोगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट में मिलेंगे। अगर एटम्स और मॉलिक्यूल डिफरेंट अरेंजमेंट में मिल रहे हैं आपको, तो आपको इनके जो वैल्यूज हैं वो भी आपको अलग अलग मिलेंगे। जबकि अगर आप बात करोगे एमॉर्फस सिस्टम में, तो एमॉर्फस कोई सिस्टम नहीं है बेसिकली, एमॉर्फस ये है ऐसे ही कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट, ऐसे ही कैसा भी अरेंजमेंट, दैट इज एमॉर्फस। अब एमॉर्फस के अंदर आप अगर डिफरेंट डायरेक्शन से देखोगे भी तो भी लगभग वही वैल्यूज आएंगी, चाहे किधर से भी देख लो, दैट इज एन आइसोट्रोपी। आई रिपीट, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे पेपर में क्वेश्चन आना फॉर श्योर है, सबके पेपर में सॉलिड स्टेट आएगा, और जब वो अकेला आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात को गांठ बांध लो। और इसकी डेफिनेशन लिखने को आ सकती है 1 नंबर के अंदर, ठीक है, एसेप्शन रीजन में इसको पूछा जा सकता है। तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा बट धीमे धीमे। तो क्या आपको समझ में आ गया? यस और नो का जवाब दो फटाफट से। आ गया सर। सुन रहे हो? आ गया Yes, सर, sir, यस सर। यस आ गया, सर। एनाइसोट्रोपी समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डायरेक्शन का कोई Yes, sir. पता नहीं चला, मतलब ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, yes, sir. ठीक है क्षितिज, चलो भाई। तो ये अभी बेसिकली एक प्रॉपर्टी हुई है, दैट इज एनाइसोट्रोपी सॉलिड के बारे में। अब आप आगे देखो थोड़ा सा, ठीक है, इसके आगे की कहानी देखो, मॉड्यूल में मिलाते रहना, ठीक है, साथ साथ जो कुछ ऐड करना है ऐड कर लेना, राइट। एक्सक्यूज मी सर। अब एक बात सुनो सब लोग ध्यान से, देखो ऐसा है कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा हम लोग क्रिस्टलाइन के साथ आगे बढ़ेंगे, हम लोग एमॉर्फस की स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे तो कोई पैटर्न ही नहीं है, वहां पे तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही? बोलो। तो सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा देना। पिछले वाला पेज दिखा देते हैं। इसमें ना ये कंप्यूटर की स्क्रीन नीचे नहीं जा रही, ये पता नहीं क्यों नहीं जा रही, पहले तो चली जाती थी। करेंगे बाकी, अब इसको सेट थोड़ा सा। ये किससे चला है ये वाला? एक्सक्यूज मी सर। राइट, हाँ जी बोलो वंशिका। हाँ जी सर। हाँ वंशिका बोलो। जो आपने एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर बताया है, तो एमॉर्फस में तो कोई ऑर्डर ही नहीं होता ना। एमॉर्फस में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब थोड़ी सी दूरी पर ही जो ऑर्डर है वो खत्म हो जा रहा है। जो एक रेगुलर पैटर्न है आप लोगों का, वहां पे बहुत लंबे डिस्टेंस तक चलता है वो बेसिकली। शॉर्ट रेंज का मतलब बस 2-4 क्रिस्टल सेम से दिखे फिर अलग हो गया, फिर वैसे दिखे फिर अलग हो गया, कुछ अलग ही हो गया, समझ रहे हो? कोई बहुत ज्यादा खास बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दैट्स इट, छोटी सी बात है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, ज्यादा लोड नहीं लेना इसका, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम एमॉर्फस की स्टडी अपने बस की बात नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आप देखो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अब इसमें ध्यान से सुन लेना। देखो वैसे बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, 11th क्लास में पढ़ी हैं, बट जरूरी बहुत है, मेरे को बड़ी जरूरी लगती हैं, और इस पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन मैंने देखे हैं,
कई बार सॉल्व नहीं होते, मैं आपसे पूछूंगा भी सही एक क्वेश्चन, तो आपको उसका मेरे को बीच में से आंसर भी देना है। बट पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। 4 तरीके के आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ने हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर फर्दर 3 टाइप्स बनेंगे आप लोगों के, ठीक है। सबसे पहला बनेगा आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉलिड्स, ये सॉलिड है साथ में, ये बात ध्यान रखना। फिर आपका बनेगा पोलर, और फिर आपका बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। सेकंड की अगर मैं बात करूं कैटेगरी की, तो वो बनेगा आयोनिक सॉलिड्स। थर्ड कैटेगरी की बात करूं तो मेटालिक। फोर्थ कैटेगरी की मैं बात करूं तो कोवेलेंट नेटवर्क। सुनना भाई, बड़े ध्यान से सुनना। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के मैंने टाइप्स लिखे हैं, इसके अंदर आपको एग्जांपल फिलअप करना है, राइट। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे। मॉलिक्यूल की फॉर्म में कौन कौन एग्जिस्ट करेगा सर, एग्जांपल बता दो चुपचाप। तो मैंने कहा यार नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होंगे, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता बाबा, जैसे H2 हो गया। H2, H और H दोनों आपस में सिंगल बॉन्डेड है, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दैट इज व्हाई वी कंसीडर्ड इट नॉन पोलर। समझ में आ रही है, इसमें कोई चार्ज का शिफ्टिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है। CCl4, CCl4 में मैंने आपको बताया था डायपोल मोमेंट 0 होता है। आप याद करो, आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपने पढ़ा है, कार्बन के अराउंड अगर चारों ग्रुप सेम लग जाएं तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है उसमें कोई पोलर शब्द नहीं आ सकता भाई साहब, उसका डायपोल मोमेंट 0 है, नॉन पोलर है, तो CCl4 आप इसके अंदर डाल सकते हो, राइट। इसके बाद अगर ये तो मॉलिक्यूलर हो गए, ठीक है। अब जैसे नियोन और आर्गन भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, मतलब आप नोबल गैसेस भी इसके अंदर, अगर वो सॉलिड फॉर्म में, तो इसको आप पुट कर सकते हो। समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद पोलर की अगर मैं बात करूंगा, पोलर, पोलर का मतलब हो गया जिसमें प्लस माइनस चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल जो बार बार पढ़ते हो, HCl। अब क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है, तो हेलोजन क्या करता है, अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवाएगा, भर भर के हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, भर भर के, मैं पहले बता दे रहा कैसे आएगा वो सुन लो। जैसे मान लो इन दोनों ने जब अपने रिश्ते की बात करी थी, तो दोनों ने कहा था कि भैया मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो दोनों ने बॉन्ड बना लिया था मिलके, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग से बनता है। अब क्लोरीन, क्लोरीन की जो डोमिनेशन पावर है वो ज्यादा है, कहने का मतलब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन अपने पास ही रखेगा, और इस तरीके से कुछ होगा, बट ये बॉन्ड आपको दूर से सब सही दिखेगा, बट क्लोरीन ने अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स रख रखे हैं। तो इससे होगा क्या कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ऐसा कहीं भी है तो इनको आप कह सकते हो ये पोलर है, पोलर है, पोलर। तो ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड है पोलर, ये बॉन्ड है पोलर। और अक्सर देखा जाएगा कि इस पोलर बॉन्ड में थोड़ी सी भी आपने खींचातानी करी, थोड़ा सा भी स्ट्रेस मारा, थोड़ा सा भी पुल किया, पुश किया, तो H प्लस बन जाएगा और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। मतलब कोई और अगर स्पीशी आ रही है या ये कहीं पे गया हुआ है जहां पे इस प्लस माइनस को कोई खींच सकता है, तो ये किस तरीके से टूटेगा कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का नेचर आपको देखने को मिलेगा पोलर कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्डेड की, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स की मैं बात कर रहा हूँ, सॉलिड्स की, जैसे H2O है, पानी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन करता है आप बताओ, कौन कौन से 3 एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, आप बताओ क्या पढ़ा सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। FON। फ्लोरीन, F1 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बिल्कुल ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो अब ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि H2O आइस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसा आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट। H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से किस इंटरेक्शन से जुड़ा है, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक इंटरेक्शन है। किस वजह से होती है,
ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, राइट। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये सुनना, ये तो बहुत गलत कर दिया है मैंने, काम खराब कर दिया है। सुनिए, इसको हटाना पड़ेगा मुझे और थोड़ा सा एक चेंज करेंगे, राइट। अब ये ठीक है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। देखो होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन उस पे प्लस चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पड़ोस में बैठा है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो डेंसिटी ज्यादा। और ऑक्सीजन पे भी माइनस की डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होने से प्लस माइनस की दो मॉलिक्यूल्स में प्लस माइनस का इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। तो ये आइस में एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि इसके अंदर जो है वो NH3 एग्जाम्पल है, और नेट पे सर्च करने की कोशिश करते हैं कि जो अमोनिया है, अमोनिया में भी तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट ये इसका एग्जाम्पल इसमें क्यों नहीं डाला है। तो वहां पे अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा बहुत कम परसेंटेज में लोग सोचते हैं, बट अगर आप ऐसा आप कहने पे सोच रहे हो, तो इसका आंसर ये है कि NH3 जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तब या तो वो लिक्विड होता है या वो गैस होता है, तो सॉलिड के अंदर, इसीलिए इसका एग्जाम्पल नहीं प्लेस किया जाता। दैट इज द ओनली रीजन, वरना NH3 भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, तो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉलिड की बात करेंगे। अगर आपको बात समझ में आई है तो मजा आया होगा। तो NH3 का एग्जाम्पल हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, अभी नहीं करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं करते हैं। मतलब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी बता रहा हूँ कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए सॉलिड फॉर्म में नहीं होता बेसिकली, ठीक है। तो अब बात देखो आगे आती है आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड आपको पता ही है, नमक NaCl, Na पे प्लस Cl पे माइनस, जो पानी में जाने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, ठीक है, वो होते हैं आप लोगों के आयनिक सॉलिड्स लगभग। अच्छा, एक बात और आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो आयनिक सॉलिड है, क्या ये कंडक्टर है या ये इंसुलेटर है। तो आप बोलोगे कि ये जो आयनिक सॉलिड है ये सॉलिड फॉर्म में तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर इन सॉलिड, बट कंडक्टर इन एक्वस और इन मोल्टन फॉर्म, ठीक है। मोल्टन फॉर्म वो होगी जब NaCl को भर भर के गर्म कर दोगे और वो लाल लाल सा हो जाएगा, ठीक है, तो मोल्टन फॉर्म होगी वो। और एक्वस मतलब जब इसको पानी में डाल दोगे, तो पानी में जाने के बाद ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा इधर उधर। तो जब ये अपनी आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होता है तो इस पे पूरा प्लस पूरा माइनस है, तो जब प्लस माइनस आते हैं भर भर के, तो आपकी कंडक्टेंस जो है वो एनहेंस होती है, इंक्रीज होती है, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है अबाउट NaCl, अबाउट आयनिक सॉलिड्स इवन। तो आयनिक सॉलिड्स के और भी एग्जांपल हैं, MgO ले लो आप लोग, नोट्स में डले होंगे, देख लेना, CaF2 होगा, ठीक है, और भी काफी सारे एग्जांपल होंगे। तो आप लोगों को ये एग्जांपल बेसिकली याद रखने हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक तरीके का सॉलिड पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, मान के चलना स्कूल के अंदर। तो आपको बताना है वो कौन से टाइप का सॉलिड है, ठीक है। तो 2 टाइप्स मैं करवा चुका हूँ, किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को रोक के पूछ लेना, राइट। सबको समझ में आ रही है? यस और नो का रिप्लाई करो और इन यस बातों सर, आ को रही है। नोट करते जाना। आ रही है Yes, सर। हैं? yes sir. बैठे हो सब लोग? Yes, sir. और तो नहीं हो गए? ये टॉपिक थोड़ा सा बैठे सॉलिड हैं आ सर। रही है सर. बैठे हो गुलाटी भाई साहब बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। देखो भाई, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरी है तो बोर होते हैं, आगे चल के आपका काफी दिमाग इस्तेमाल होने वाला है इस चैप्टर में, मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी, ठीक है। पर एक बार समझ आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी। याद रखने का भी है और समझने का भी है। चैप्टर बहुत ही खतरनाक है, याद रखने की बहुत सारी बातें हैं अलग अलग, समझने की बहुत सारी बातें हैं अलग अलग, और मर्ज कर दिया। ऐसा होता नहीं है केमिस्ट्री में, या तो समझने वाला सिस्टम होता है, रटने वाला, दोनों है, भयंकर बात है। मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड के अंदर आप लोग जानते ही हो आयरन की रॉड, ठीक है, आपको मालूम ही है, देखी है सबने, पिक्चरों में भी काफी बार देखी है। कॉपर, लंबी लंबी, ठीक है, तारे वारे कॉपर की, ठीक है। सिल्वर ले लो, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे मेटालिक सॉलिड्स के अंदर बेसिकली एग्जांपल। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के अंदर बेसिकली वो आएंगे जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भर भर के होते हैं। तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल जो आपको याद करने, दैट इज SiO2, कार्बन का
कार्बन, कार्बन में डायमंड, और इसमें ग्रेफाइट। ठीक है, अब ग्रेफाइट को अच्छे से याद रखना है बिकॉज ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है बाबा। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता कंडक्टर है, इकलौता कंडक्टर है, इकलौता कंडक्टर है, बाकी सब इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, ये इकलौता कंडक्टर है कोवेलेंट नेटवर्क के अंदर। अच्छा, मेटालिक सॉलिड्स के बारे में मैं बता दूं तो मेटल्स तो कंडक्टर ही होते हैं भाई साहब। मेटल्स तो कंडक्टेंस शो करेंगे ही करेंगे, मेटालिक सॉलिड का तो कोई चक्कर ही नहीं है। कोवेलेंट नेटवर्क में इंसुलेटर्स होंगे, बट ग्रेफाइट इज द ओनली एग्जाम्पल जो कंडक्टेंस शो करेगा। मैं आपसे पूछूंगा अभी, चलो आपसे पूछ लेता हूं मैं, क्या जानते हो ग्रेफाइट के बारे में? जागृत जी कुछ कह रहे थे क्या? ठीक है, सुनो जरा। सर मैं चलो कह बात रहा कर ही था लेते कि हैं, लगी आवाज है तो कट रही है। पूरी बात करेंगे अब। डायमंड, ग्रेफाइट, सर वो कह रहा आवाज कट रही है सर आपकी। कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे क्या? सर जागृत कह रहा है कि आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी मेरी क्या हो गया? आवाज कट रही है? हाँ सर, जागृत ऐसे कह रहा ज्यादा ही अटक रही है क्या मेरी आवाज? रुको तो एक बारी। है। सर मुझे तो क्लियर आ रही है सर। बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। किसी को अटक रही है, किसी को क्लियर आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से शायद सिग्नल ठीक है। सर मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। हाँ, मतलब एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है, क्योंकि मुझे भी आप में से किसी किसी की आवाज थोड़ा सा जो है वो हल्का हल्का ब्रेक हो के आती है, पर मैं समझ जाता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं होती। हाँ, सुमित की आवाज मेरे पास क्लियर है, जैसे सुमित ने भी बोला तो मेरे को एकदम साफ सुनाई दिया, राइट? तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, पर समझ में शायद आ रही होगी सारी की सारी कहानी। थोड़ा सा ध्यान लगा लिया करो, मैं सब कुछ लिख ही रहा हूँ, आज की क्लास पूरी थ्योरेटिकल है। चलो बात करते हैं कार्बन और ग्रेफाइट की। मजेदार सी बात है, पुरानी बात है, कर चुके हैं। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, कंडक्टेंस शो करेगा। क्यों करेगा? आप में से कोई मुझे बताएगा, जल्दी बताओ। सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्या? क्योंकि उसका सर स्ट्रक्चर फ्री ऐसा होता इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं होते ना सर डायमंड में। गुलाटी जी क्या कह रहे हो? डायमंड में? सर ग्रेफाइट में एक वो होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्डेड नहीं होता। डायमंड में सारे बॉन्डेड होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, डायमंड में सारे बॉन्डेड होते हैं। गुलाटी जी ठीक कह रहे हैं, वंशिका जी ने भी ठीक ही आंसर दिया था लगभग। ठीक है भाई। अच्छा, डायमंड में कोई मुझे बताओ, डायमंड में एक कार्बन बाकी कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली अटैच्ड होता है, ये बात मालूम है ना आपको? एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है एक कार्बन। तो कार्बन चारों तरफ से कार्बन से ही लगा है डायमंड में, ये बात याद रखना। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकता है मुझे कोई? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड? sp3। sp3, बिल्कुल ठीक है, sp3। कार्बन जब भी 4 अलग बॉन्ड बनाएगा दैट इज sp3 ओनली। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डायमंड का जो कार्बन है टेट्राहेड्रल नेटवर्क है, उसका टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है और इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप ये आंसर लिखोगे कि इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। वेयर एज इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का केस देख लो आप लोग। अगर मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, शीट्स होती हैं और ये इस तरीके से कुछ बनाएंगे हम लोग शीट्स अपनी। ठीक है, आपको बनाना नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, कलाकारी मेरी थोड़ी सी खराब भी हो सकती है। ठीक है, और शीट्स होती हैं जैसे बेसिकली। और इसके बारे में अगर मैं कुछ लिखूं तो इसके अंदर ना एक कार्बन बाकी 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है कुछ इस तरीके से। देखो, ये मान लो एक कार्बन है, ये एक कार्बन आगे से कनेक्टेड होगा, ये कार्बन पीछे से कनेक्टेड होगा, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है। तो एक कार्बन 3 और कार्बन से कनेक्टेड है और एक इलेक्ट्रॉन उसका बच गया। जो इलेक्ट्रॉन उसका बच गया वो आपका पीपी ऑर्बिटल में ओवरलैप होके कुछ पाई बॉन्ड सा बनाता है
और जिस वजह से एक कार्बन के 3 बॉन्ड रह जाते हैं, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, याद रखना। इसके अंदर कैसे पाई बॉन्ड्स होते हैं, बोलो यार, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं। आप लोग घर पे बोलते जाया करो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो इसके अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और एक कार्बन की अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या बोलोगे? कार्बन जब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन रहती है उसकी, बोलो यार? sp2, बिल्कुल ठीक बात है, जिसको नहीं पता था याद कर लेना, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इस समय तो 3 बना रखे थे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया था, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड आप लोगों को नजर आता है बेसिकली, ठीक है। तो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो दूसरी शीट से इंटरेक्शन होती है वो होती है वंडरवॉल इंटरेक्शन, ठीक है। जो इसकी दूसरी शीट से इंटरेक्शन होती है, मतलब अगर मैं इसके नीचे एक और इसकी एक शीट बनाऊं तो ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है। इससे डायग्राम बनाना पड़ गया भाई, बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, ये जो शीटें हैं आपकी, ये कुछ इस तरीके से चमकेंगी, ठीक है ना। और ये जो इंटरेक्शन है ये काफी वीक इंटरेक्शन है, ठीक है, वंडरवॉल इंटरेक्शन है ये वंडरवॉल इंटरेक्शन है, ये काफी 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 वीक होती है। ये वीक इतनी ज्यादा होती है कि एक शीट दूसरी शीट के ऊपर इस तरीके से स्लिप करती है, ठीक है, इस तरीके से स्लिपरी होती है। तो अगर इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहोगे तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर जैसी होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। ये लिख लेना, ये नोट्स में नहीं होगा तो ये साथ साथ लिखते जाओ मेरे, ठीक है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, और लेयर्ड स्ट्रक्चर के बीच में कैसी इंटरेक्शन होती है? वंडरवॉल इंटरेक्शन होती है। और वंडरवॉल इंटरेक्शन कैसी होती है? ये वीक इंटरेक्शन होती है, तो ये बात भी याद रखना। अब इसीलिए ये स्लिपरी होती है, ये स्लिपरी होती है, ठीक है, ये स्लिपरी होती है, स्लिपरी नेचर होता है इसका, और इसीलिए इसको आप ल्यूब्रिकेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा स्लिपरी होती है, यूज कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने लिखी नहीं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये कंडक्टर का काम करती है, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग इन नेचर भी होगी। अगर इसकी एक और प्रॉपर्टी लिखना चाहते हो तो कंडक्टिंग इन नेचर होगी, तो यह एक्सेप्शन है, याद रखना। तो डायमंड और इसके बारे में बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। कुछ बेसिक 3-4 और क्वेश्चन करवाने, फटाफट से नोट करो। क्या आपने नोट कर लिया? साथ साथ में आगे बढ़ जाऊं, ये नोट कर लेना, डायमंड ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है। काव्या ने नोट कर लिया, वेरी गुड। बाकी जनता क्या कर रही है? सब कर लिया कर लिया सर कर लिया ऑल राइट। वंशिका, आर्यन, नोट हो गया सब लोग का? यस सर हो गया यस सर। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी लोग पार्टिसिपेंट्स देखने पड़ेंगे मेरे को, बाकी लोग भी बोल दो यार कुछ, ठीक है सब मामला? यस सर सब बढ़िया सर, आप सुनाओ। यस सर मैं सुनाऊं? मेरे अभी तक तो हाल सर वैसे है। सर बीच में बड़ी आगे हवा तो- चल रही है वैसे। हाँ यार, मतलब मैं ना घर पे बैठे बैठे बोर हो गया था, तो मैंने कहा वर्चुअली कुछ मौज ले ली जाए। तो मैं बीच पे बैठ गया आज। अगली बार देखूंगा क्या मूड है, चांद पे बैठना है, चांद भी है हमारे पास, तारों के बीच में बैठना है। ये सही है सर, हवा भी चल रही है, गर्मी नहीं लगेगी। हाँ हवा भी चल रही है, ये भी बात ठीक है, हवा लगती रहनी चाहिए ना, सूरज पे बैठ जाना वरना आजकल पता नहीं रोज ही सुनने में आ रहा है, ये लुढ़क गया, वो लुढ़क गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई साहब बहुत खतरनाक हो रखी है सिचुएशन। तो ये घर पे क्लास कर दी, हालांकि मैं आ सकता था 9 सेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को, बट फिर भी यार अभी समझो बस, अभी ना कुदरत का कहर है, झेल रहे हैं सब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते रहना। राइट, थोड़ा सा और है आज की क्लास, थोड़ी सी और कंटिन्यू करेंगे और फिर छोड़ देंगे। राइट, अब देखना जरा ध्यान से, देखो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन से ही मैं शुरुआत कर लेता हूँ कि ग्लास
इज कंसीडर्ड एज, जितने लोग कर चुके हैं ये जरूर क्वेश्चन सबने बताया होगा क्लास के अंदर, ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास का एग्जांपल हमने कहाँ पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? ग्लास का एग्जांपल हम लोगों ने सर कहाँ पढ़ा था? एमोर्फस सॉलिड्स में पढ़ा है। एमोर्फस में पढ़ा था, राइट, एग्जैक्टली। तो ग्लास का एग्जांपल पढ़ा था हमने एमोर्फस में, तो हमें पता है कि ये एमोर्फस सॉलिड है। इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली ये वाली कि ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, और सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब होता है कि इट फ्लोज एट अ वेरी स्लो रेट। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं इसलिए कि इट फ्लोज एट अ वेरी स्लो रेट, काफी ज्यादा स्लो रेट पर ये फ्लो करता है, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड हम लोग कहते हैं, राइट। तो अब ऐसा है कि ठीक है, तो इसके बारे में एक और बात, चलो इसको स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। स्यूडो सॉलिड मतलब ये नाम का सॉलिड है और इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी थोड़ी लिक्विड जैसी भी हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं सर वो तो pseudo-solid। सारे एमोर्फस सॉलिड को कहते हैं ना। हाँ राइट, मतलब आप उनको एमोर्फस सॉलिड सबको स्यूडो सॉलिड कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास पर्टिकुलर नहीं है, ग्लास इज वन ऑफ द एग्जांपल, राइट। तो आप सबको कह सकते हो कि वो सारे के सारे स्यूडो सॉलिड हैं, ठीक है। तो स्यूडो सॉलिड बेसिकली नकली सॉलिड हो गए, ठीक है ना, कि इनकी प्रॉपर्टी कुछ कुछ जो है वो लिक्विड जैसी भी हो सकती हैं। अब इसके बाद ग्लास पे ये क्वेश्चन आता है कि ग्लास जो है काफी समय बाद उनकी मिल्की अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। ग्लास जो होते हैं, मतलब विंडोज के जो ग्लास होते हैं, अगर मैं अलग से लिख दूं या ओल्ड विंडो ग्लास लिख दूं, ये इसका क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि ओल्ड विंडो ग्लास जो होते हैं वो मिल्कीनेस अपीयरेंस होती है उनकी, मतलब आप लोग अपनी गाड़ियों के जो शीशे देखते हो, अगर गाड़ी काफी ज्यादा पुरानी है तो उसमें थोड़ा सा ब्लरीनेस आ जाती है, दैट इज मिल्कीनेस। अब मिल्कीनेस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना कि वो व्हाइट ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा अगर ब्लर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड मिल्कीनेस। और इसका आंसर यही है कि ग्लास की जो टेंडेंसी होती है, मतलब अगर मैं बात करूं डे टाइम की, तो डे टाइम में उसको हीट मिलती है और ग्लास थोड़ा सा मेल्ट होता है, बहुत हल्का सा, आपको नहीं पता लगेगा, देख के नहीं पता लगता, ठीक है। और अगर मैं नाइट टाइम की बात करूं, रात में थोड़ा सा वो फ्रीज होता है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन सिस्टम था पहले, मान लो जैसे क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स बना होता है SiO2 से, और ग्लास भी बना होता है SiO2 से, बिल्कुल, ठीक है। मतलब आप अगर बात करोगे सिलिका की, तो सिलिका इज बेसिकली SiO2, और इसी से ही क्वार्ट्स बनता है और इसी से ही ग्लास बनता है। मतलब बस आपको करना क्या है, आपको इस क्वार्ट्स को इसको हीट करना है, ठीक है, इसको गर्म करना है आपको। और गर्म करने पर इसका जो अरेंजमेंट है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, क्वार्ट्स में रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे इस तरीके से मान लो चादर सी होती है, एक सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन ने घेर रखा होता है, और फिर से, और बेसिकली यही अरेंजमेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो है वो एकदम शीट लाइक अरेंजमेंट होता है, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, फिर मतलब फिर ऐसा ही अरेंजमेंट रेगुलर होता है। जब आप हीट करते हो तो इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जब इसको आप कूल करते हो तो वो बॉन्ड फ्रीज हो जाते हैं। तो जो बॉन्ड ब्रेक हो गए और फ्रीज हो गए, तो वहां पे जो है वो एमॉर्फस में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक तरीका है, हीट करके आप कूल कर दोगे तो क्रिस्टलाइन चीज एमॉर्फस में कन्वर्ट हो जाएगी, and this whole phenomena is called annealing, by heating and suddenly cooling. The property is known as annealing. हाँ, बस अजीब सा नाम है, annealing।